तो हम देख चुके हैं अभी तक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और साथ साथ उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर्स। तो अब हम उसके क्वेश्चंस का अच्छा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड गुड क्वालिटी क्वेश्चंस। आप देखिएगा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको इन क्वेश्चंस को करने के बाद। लेट डिस्कस क्वांटम नंबर से पहला क्वेश्चन करते हैं। विच इज़ अ पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर अ बैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस की बात आती है, यानी कि हम फास्फोरस में ये आपका फास्फोरस लेते हैं, 15 फास्फोरस होता है। 15 फास्फोरस को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ये अनबैलेंस्ड, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये 3p3 हैं आपके, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये। बाकी तो सबके सब पेयर्ड दिख रहे हैं आपको, दिस इज पेयर्ड, दिस इज पेयर्ड, दिस इज पेयर्ड, दिस इज पेयर्ड। इसका मतलब यहाँ बात हो रही है विच इज अ पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर अ बैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट एटम ऑफ फास्फोरस। ये आपका वन एटम, ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए जाएंगे हुंड्स के रूल के हिसाब से। अगर कहीं पर भी हमारे सबसे पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद पेयरिंग शुरू करते हैं, तो यहाँ पर ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। ओके, अब इसके लिए हमारा n इज इक्वल टू क्या होगा, क्वांटम नंबर्स का सेट देखते हैं। चलिए देखिए, कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की है उन्होंने एक पॉसिबल सेट की बात की है, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की। वो इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं कि 14th इलेक्ट्रॉन की बात करें या 13 इलेक्ट्रॉन की बात करें या 15 इलेक्ट्रॉन की बात करें। यहाँ पर एक बात की गई है विच इज़ अ पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर अ वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट एटम ऑफ फास्फोरस। ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन ये ही है, तो यहाँ के लिए 3p है, यानी कि n की वैल्यू 3 हो गई। अब l की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि वो s में है कि p में है कि d में है कि f में है। s में अगर होता तो l की वैल्यू 0 होती, p में है तो l की वैल्यू 1 होगी, तो l इज इक्वल टू 1 हो गया। l इज इक्वल टू 1 हो गया तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, m की वैल्यू वेरी करेगी आपकी, m की वैल्यू वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगी, -1, 0, +1। तो ये m की वैल्यू यहाँ पर देखिए पॉसिबल सेट कोई भी हो सकता है, -1, 0, +1 कोई भी पॉसिबल सेट में से हो सकता है। और s की वैल्यू या तो आपका क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि यहाँ पर +½ या -½ होता। ये एक पॉसिबल सेट यहाँ से बनता है। तो पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया भाई, कि n इज इक्वल टू 2 तो होगा ही नहीं। n इज इक्वल टू 3 की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा, n इज इक्वल टू 3 की पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, लेकिन l इज इक्वल टू 2 है, और l इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, d। l इज इक्वल टू 2 d में होता है ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद n इज इक्वल टू 3 है, लेकिन l इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स ये भी नहीं होगा, क्योंकि 0 का मतलब s, 3s, लेकिन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो 3p में जा रहे हैं। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p में जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबिलिटी है आपकी n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू -½ m इक्वल टू 0, बिल्कुल m की वैल्यूज यहाँ पे 3 पॉसिबल हैं, -1, 0, +1। s की वैल्यू यहाँ पे 2 पॉसिबल हैं, उनमें से एक है, यहाँ पर एक है। इसका मतलब ऑप्शन बिल्कुल सही वाला आया डी। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कैसे पूछा जा सकता था, हाउ, और किस तरह का क्वेश्चन इस पर डेवलप किया जा सकता था या किस तरह से बन सकता था, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तब तो ये हो गया कि भी पॉसिबल सेट की बात कर रहे हैं हम। हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन के डिस्कशन को करना है कि यहाँ पे ये पॉसिबल है और क्या पॉसिबल है। यहाँ पर अगर मैं बात करता यार, ये तो अगर सपोज करिए मैंने यहाँ पे देखिए सब वैल्यूज दे दी, अगर वो कह देता यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात करिए, ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए वो ऐसी बात कर देता, ऑफ लास्ट क्वांटम नंबर ऑफ
लास्ट इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस। मान लीजिए वो ऐसी बात कर देता, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन की अगर बात हो जाती ना तो n इज इक्वल टू देखिए 3 होता, l इज इक्वल टू 1 होता, और m की वैल्यू अब एक पर्टिकुलर आती, क्योंकि m अब लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिर ये हुआ, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन ये हुआ तो m की ये वैल्यू +1 आ रही है, यानी ये पर्टिकुलर m की +1 वैल्यू होती। और यहाँ पर कोई एक वैल्यू अगर लेनी होती तो हम सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एक वैल्यू हम लेना होता तो हम +½ लेते। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। कोई कह देता कि भाई ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ 14th इलेक्ट्रॉन, ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ 14th इलेक्ट्रॉन, 14th इलेक्ट्रॉन, तो फिर देखिए 14th इलेक्ट्रॉन कौन सा हो जाता, 14 इलेक्ट्रॉन तो फिर आपका ये 15 था लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो दिस वन इज 14th इलेक्ट्रॉन, ये आपका 14 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 14 इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू अब भी 3, l की वैल्यू अब भी 1, m की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 0, और s की वैल्यू वैसे ही, आप अगर एक को ले रहे हो +½ ऊपर वाले को, अगर आप इसको ले रहे हो +½ ऐसे, तो इसको लोगे आप -½ तो ऐसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे और थी बेटा। चलिए अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज गिवन एज, सेट ऑफ क्वांटम नंबर यहाँ पे दिया गया है। देखिए मल्टी इलेक्ट्रॉन है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिया गया है, ये s ये दिया गया, ये दिया गया, ओके, यानी 2s में आप ये एक तरह से अगर इसको मैं देखूं तो आई थिंक दिस इज, देखिए दो सेट दिए गए, एक +½ एक -½ यानी एक +½ एक -½ अब n की वैल्यू 2 है यहाँ पर तो 2 हो गई, और l की वैल्यू 0 है यानी s हो गया, तो s अगर ये है तो m भी 0 होगा, तो m भी 0 होगा, इसका मतलब दिस इज 2s जिसमें ये इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन 2s में प्रेजेंट है जिनके सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दिया गया है। पहले एक इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ये सेट है और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होगा। पहले तो हमने ये समझा कि ये जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दिए हैं ये किसके लिए दिए हैं। Thus the next higher allowed set of n and l quantum number for this atom in its ground state, next higher state, अरे अब आप समझते ही हैं आप अच्छे से, इसमें तो बहुत ही सिंपल सी बात है, 1s 2s और 2s के बाद क्या आता है 2p, तो जो नेक्स्ट हायर स्टेट होगी वो क्या होगी, इसके बाद तो फिर 2p होगा ना भाई। अगर ये आपका 2s दिया गया है और 2s में ये आपके दो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं तो ये आपका 2p होगा, इस 2p में आपके ये इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसी में आएगा, और अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो उसके लिए n और l की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 2 ही होगा और l इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि p में आ गया तो p के लिए तो l इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए अगर कोई ऑप्शन यहाँ से आपका मैच कर रहा हो, आई थिंक n की वैल्यू 2 और 1, l की वैल्यू 1, यहाँ से c ऑप्शन मैच कर रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन। बच्चों आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक चीज़ की बारीकी हमने डिस्कस की है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ज़रूर लग रहा होगा कि यहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट इसमें इतने सारे न्यूमेरिकल पोर्शन हैं, फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इनपुट है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कभी कभी बीच में कि अरे हम तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने लगे, पर एक्चुअली क्या है ना कि एक एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके उस फिजिक्स के बेसिक्स को भी बनाता है जो कि आपको मॉडर्न फिजिक्स में बहुत रिक्वायर्ड है, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आपकी फीलिंग डेवलप कर देता है एक न्यूमेरिकल एनालिसिस की और एक एनालिटिकल एनालिसिस की, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होगा। ऑल्दो इसका भले ही एग्जाम में आने वाला कंट्रीब्यूशन सिंगल क्वेश्चन का हो, लेकिन इसकी हेल्प से आप बहुत कुछ केमिस्ट्री को फील करते हो, अंडरस्टैंड करते हो और उसको समझ सकते हो कि कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 1 है, और thus the next higher allowed set of n and l quantum number for this atom in its ground state, very easy question। और यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, और कोई ख़ास पॉसिबिलिटी जैसे क्वेश्चन से बनना कोई बहुत वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर इन ऑर्डर। सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है और उसका इनसे रिलेशन क्या होता है।
ये क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में क्वेश्चन आया था 2012 में। और उसके बाद आप मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर इन ऑर्डर Mn प्लस, क्रोमियम Fe2 प्लस, कोबाल्ट 3 प्लस। आप देखिएगा ये सब के सब जितने भी स्पीसीज हैं ये सब के सब, पहली बात तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। देखिए कैसे, देखिए Mn 25 होता था और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये 24 बन जाएगा। दूसरा देखिए क्रोमियम, क्रोमियम तो 24 होता ही होता है, क्रोमियम का तो कुछ कहना ही नहीं है। तीसरा आपका है Fe2 प्लस, Fe2 प्लस में ये 26 होता है, अब 2 आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो फिर से 24 बचा। आप कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट 27 होता है, कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो 24 बचे इलेक्ट्रॉन्स। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स को अगर क्रोमियम की तरह ही हम उसको अरेंज करेंगे तो आप ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, क्रोमियम की तरह ही अरेंज करिए। आपने क्रोमियम की तरह अरेंज कर लिया या किसी की तरह, मान लीजिए क्रोमियम को लेकर आप चले तो क्रोमियम की एंगल से आप लेकर चल रहे हो तो आप अच्छे से जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में मैंने क्रोमियम के बारे में अच्छे से बताया था कि ये 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ये नहीं सही माना जाता है 24 के लिए, बल्कि 24 के लिए ये सही माना जाता है। आर्गन से 18 होते हैं और ये s2 यानी 20 हो गए, तो यहाँ पर ये 1 ले लिया जाता है, ना कि 2 लेने की जगह पर इस जगह पर बेटा 1 ले लिया जाता है। ये आपका 4s1 और 3d5 इस तरीके से हो जाता है। अब जरा देखिए, s में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आया और d1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आए तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इट मीन्स 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 6। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू बेसिकली नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। यार जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, आप अगर जब तक अनपेड रहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे ना। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझ जाओ, जब तक पेयर्ड नहीं होगे तो मैग्नेटिक फील्ड तक तो जाना ही चाहोगे भाई। ऐसी फील्ड अगर आपको मिल जाए जहाँ पर आपका अट्रैक्शन होना हो तो हो ही जाएगा, अगर आप अकेले हो तो जब तक आप पेयर्ड नहीं हो तब तक तो आपका अट्रैक्शन नेचुरल है। तो अनपेयर्ड है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स और इस तरीके से यहाँ पर इनका अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। उसी से मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है और उस मैग्नेटिक मोमेंट को बेटा म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। n+2 का फॉर्मूला हम सब जानते हैं और इसको हम बोर मैग्नेटॉन की यूनिट के नाम से जानते हैं, bm कहते हैं। तो आप जरा समझिए, सभी में तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 हैं, सभी में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो बार बार अब जब सभी 24 के ही हैं तो 24 में अगर एक में भी आपने निकाल लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो ऑब्वियसली दे विल बी सेम। भाई यही 24 तो है सब में, जब एवरीवन इज 24 हैविंग 24 तो उसका म्यू अलग थोड़ी ना हो जाएगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो सेम ही आएंगे और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर सेम आएंगे तो सभी का मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा और मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। वैसे मैग्नेटिक मोमेंट आप जानते ही हो, 6 × 6 + 2 यानी 8 6 = 48 मैग्नेटिक मोमेंट √48 और यही वैल्यू सबके लिए आएगी। The orbital angular momentum of a d orbital electron is given by the orbital angular momentum। देखिए मैं आपको दोनों बातें बता चुका हूं, इसके बारे में एक बार फिर से बता रहा हूं कि ये क्या होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, आपने एक नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम सुना होगा nh/2π। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? n√l l+1 h/2π। उसकी जगह पर ये ले लेते हैं, यहीं पर एंगुलर ना करके अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्वेश्चन हो सकता था यहां पे ये भी बन जाता स्पिन एंगुलर मोमेंटम। हमने कहा ना हर क्वेश्चन में हम ये देखेंगे पॉसिबिलिटी कि ऐसे क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं। तो यहां पर ये फॉर्मूला बन जाता √s+1 s जहां पर स्पिन होता h/2π। तो वहां पे जहां nh/2π होता था ना, वहां n की जगह पर आप ये रख दोगे, इन प्लेस ऑफ n यू कैन पुट √l l+1
एन एन प्लस ऑफ एन यू कैन पुट अंडर रूट एस एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई बेटा. नाउ द क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू द एंगुलर मोमेंटम फॉर डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन. डी ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन. नाउ टेल मी वन थिंग, ऑर्बिटल है डी. अब आप मुझे बताइए डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? एल इज इक्वल टू 2. व्हेन एल इज इक्वल टू 2 तो उसके हिसाब से आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाल लीजिए. टू प्लस वन एच अपॉन 2 पाई. 2 प्लस 1 3. इट मीन्स इट बिकम अंडर रूट 6 एच अपॉन 2 पाई. अंडर रूट 6 एच अपॉन 2 पाई. कोई दिख रहा है? यस दिख रहा है, पहला ऑप्शन. सवाल उठा कि सर अगर यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता तो क्या करते? तो आपको ये देखना पड़ता कि ये प्लस हाफ है कि माइनस हाफ है. स्पिन अब वो इलेक्ट्रॉन का फिर क्लैरिफिकेशन देते कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से है, वो प्लस हाफ में है या माइनस हाफ में है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है. प्लस हाफ होता तो वैसा अलग आता और माइनस हाफ होता तो अलग आता, है ना. द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 3s एंड 2p रेस्पेक्टिवली आर. रेडियल नोड्स इन 2p, देखिए सब ये सब भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं. नोड्स का मतलब क्या है? नोड्स जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो उन्हें नोड कहते हैं. और एंटी नोड किसे कहते हैं? जहां पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, जिसे पीक भी कहा जाता है. तो अगर मैं यहाँ पर नोड्स की बात करूँ तो मैंने नोड्स के बारे में सारा डिस्कशन कर रखा है ऑलरेडी, कि रेडियल नोड्स के बारे में बताया था कि रेडियल नोड्स कैसे निकलते हैं. n-l-1 से रेडियल नोड्स निकलते हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स. एंगुलर नोड्स कैसे निकलते हैं? एंगुलर नोड्स आपके यहाँ पर दो तरह के होते हैं नोड्स. एंगुलर नोड्स L से निकलते हैं. टोटल नोड्स कैसे निकलते हैं? टोटल नोड्स आपके n-l-1 प्लस L. टोटल नोड n-1 से निकलते हैं. कोई आपसे पता कर ले नोडल प्लेन कितने होते हैं, तो आप कह देना नोडल प्लेन L के बराबर होते हैं. कोई आपसे पता कर ले कि एंटी नोड्स कितने होते हैं, एंटी नोड्स कोई कह दे या मैक्सिमा कह दे या कोई पीक कह दे कितनी होंगी, तो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूँ n-l, इससे आप ये सब निकाल लेंगे. तो बेसिक बातें थी जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, एक बार मैंने फिर से रिवाइज करा दिया. चलिए इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे पूछता है रेडियल नोड. रेडियल नोड का मतलब क्या है? रेडियल नोड 2s 3s या 2p में निकालने थे हमें. अब रेडियल नोड का फॉर्मूला देखिए, 3s के लिए निकालिए पहले 3s. तो रेडियल नोड इज इक्वल टू n-l-1. l यहाँ पे s के लिए 0 होगा. और रेडियल नोड अगर आप 2p की बात करें, 2p के लिए निकालना चाहें, तो रेडियल नोड्स आपके हो जाएंगे n की वैल्यू 2 माइनस l-1 विच इज इक्वल टू 0. यानी आंसर होगा यहां पर आपका 2 and 0. तो आंसर हो जाएगा बेटा 2 and 0. ठीक है, ये आपका डिस्कशन हो गया. नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 3s and 3. बताइए कैसा लग रहा है आपको? जबरदस्त आपको समझ में आना चाहिए और जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा. और बेटा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नीट में आएंगे 100%. नीट में आएंगे, जेई में आएंगे. देखिए इसी क्वेश्चन में कोई पूछ सकता था आपसे कि इसमें एंगुलर नोड्स कितने हैं, तो आप ऐसे निकाल देते. कोई क्वेश्चन पूछ सकता था टोटल नोड्स बताइए 3s और 2p में, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते. कोई आपसे क्वेश्चन पता कर लेता, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन लाइक दिस, हाउ मेनी नोडल प्लेन्स आर देयर, तो आप L की वैल्यू से कंपेयर कर लेते. जैसे 3s में आपके नोडल प्लेन 0 होता और 2p में नोडल प्लेन 1 होता, है ना. एंटी नोड्स या कोई मैक्सिमा या कोई पीक्स पता कर लेता, तो आप n-l कर लेते. आप कह देते कि 3s में आपके 3-0 यानी 3 पीक्स होंगे, 2p में आपका 2-1 यानी 1 पीक होगा. तो नंबर ऑफ पीक्स आपको मिल गया. नंबर ऑफ एंटी नोड्स भी कोई वर्ड यूज कर सकता था.
मैक्सिमा और पीक्स यूज कर सकता था। नोड्स वो जगहें होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, और नोडल प्लेन दैट प्लेन वेयर द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज जीरो। जहां भी वर्ड नोड आ गया ना, इट मीन्स वहां पे फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो है। लेकिन जहां पे वर्ड मैक्सिमा, पीक्स या एंटी नोड्स आ गया, वहां पे फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। A hydrogen-like species in fourth orbit has radius 1.5 times that of Bohr's orbit. Hydrogen-like species in fourth orbit had radius 1.5 times that of Bohr's radius. In neutral state, its valence electron is in. Neutral state में इसका valence electron किस में होगा? Let's see. We know that everything, we know that very well. R is equal to R naught n square upon z. ये R naught क्या है? यही तो बोर्स ऑर्बिट की रेडियस है, और ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए आप z का यूज कर लोगे। अगर हम इसका अंदाजा लग जाए कि ये z क्या है, तो थोड़ा सा अंदाजा लग सकता है। z की वैल्यू को देख लेते हैं, R naught n स्क्वायर अपॉन R, और यहां पे जो R दिया है, जो रेडियस दी है उस हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की, दैट इज बेसिकली 1.5 R नॉट। बोर्स एटम की रेडियस से 1.5 टाइम्स है, और n की वैल्यू फोर्थ ऑर्बिट की बात की जा रही है, फोर्थ ऑर्बिट की बात की जा रही है। इट मींस n इज इक्वल टू 4, R नॉट आपने रख दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया। R इन प्लेस ऑफ R यू कैन पुट 1.5 R नॉट। It means this is 16 divided by 1.5. It is approximately 10.67 approx. And you can integer में, अगर आप z को देख रहे हो तो integer में जो देखोगे ना, जरा ऐसे कैलकुलेट करना, तो z की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से। आप मान के चलोगे z इज इक्वल टू 11, z इज इक्वल टू 11, तो फिर तो आप इसको एक काम करो ना, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कर लो, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए कहां आ रहा है, 3s में आ रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 3s में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हो कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन ही तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब दिस इज योर 3c, ये आपका c आ गया बेटा, 3s। अब आप समझिए, ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल मजबूत करेगा और एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए तैयार करेगा। बेटा आप में से ही किसी को टॉपर बनना है, आप में से ही कोई एम्स पे टॉप करेगा, है ना, आप में से ही कोई टॉप कॉलेजेस मिलेंगे, एम्स के टॉप कॉलेजेस मिलेंगे आपको नीट के थ्रू, और जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं आप में से ही किसी न किसी को मिलना है। अपने आप को मजबूत करे रहिए और कोशिश करते रहिए, अच्छा करते रहिए, अच्छी क्वालिटी की टीचिंग करिए के लिए देखिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए। ये नहीं कि सिर्फ यूट्यूब के नाम पर बकवास लोग सुनाते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं। आप सिंपली, वो दौर नहीं रह गया। अब ये शुरुआत का दौर नहीं है कि बस जिसने आया जो भी आया और अपने से इधर उधर हिला डुला के अपने आप को और बहुत बेकार से कंटेंट को देकर चला गया। अब धीरे धीरे स्पेशलिटी की तरफ लोग जा रहे हैं, स्पेसिफिसिटी की तरफ लोग जा रहे हैं। फॉलोइंग सब ऑर्बिट्स विद वैल्यूज ऑफ n and r गिवन एज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दीज सब ऑर्बिट्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आवाऊ में मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था। जस्ट सिंपल रूल दिया था, n+l रूल, कि जो एनर्जी है दैट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन n+l, और इफ देयर इज एनीवेयर n इज सेम, n+l इज सेम, देन कंपेयर विद n। अब देखिए पहले ऑप्शन में, देखिए पहला ऑप्शन है 4+1, तो पहले ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है आपका, इसमें n+l आपका पहले के लिए आता है, n+l आता है, 4+1 मीन्स 5 आता है पहले के लिए। पहले सब वैल्यूज निकाल लीजिए, उसके बाद कंपेयर करिएगा। सेकेंड ऑप्शन के n+l की वैल्यू को हम ऐड करते हैं, तो ये आता है 4+1 इज इक्वल टू 4। थर्ड ऑप्शन के n+l की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, तो 3+2 इज इक्वल टू 5 आता है। और फोर्थ ऑप्शन के n+l की वैल्यू को जब हम देखते हैं, तो ये आता है 3+1 विच इज इक्वल टू 4। अब आप समझिए यहाँ पर
कि भैया n+l तो कई जगह पे बराबर आ रहा है, सबसे कम कौन होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो n+l यहाँ 4 है और 4 है, तो इन दोनों में से कोई कम होना चाहिए, लेकिन उसमें से भी सबसे कम होगा ये जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और कम है। मैंने कहा था जहाँ पे n+l इक्वल आ जाए वहाँ पर एनर्जी उसकी ज़्यादा मानी जाएगी जिसका ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज लिखा है, यानी सबसे कम वाले को पहले लिखना है, सबसे कम वाले को पहले लिखना है, तो 4 सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका ये सेकंड आएगा, 4 सबसे पहले आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड में 5 है और फर्स्ट में 5 है, लेकिन थर्ड वाले में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और इसमें 4 है, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होता है n+l अगर इक्वल हो तो उसकी एनर्जी ज़्यादा मान ली जाती है। इट मीन्स इसकी कम होगी थर्ड की और फर्स्ट की ज़्यादा होगी। ये तरीका, ये चीज़ किस ऑप्शन से मैच कर रहा है आप देखिए, तो ये वाला सेकंड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, ये आपका सी से मैच कर रहा है। ओके बेटा, the correct set of 4 quantum numbers for the valence electron of rubidium atom is, rubidium atom valence electron 37 है, रुबिडियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम है ना। रुबिडियम की मैं बात करता हूँ, रुबिडियम आपका 37 है। चलिए इसको थोड़ा सा फिल कर लेते हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 18 से शुरू कर लो, तो हम ये जानते ही हैं 4s2 3d10, फिर क्या होगा 4p6, तो 5s1 ही तो होगा भाई। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज 4p 5p 4 + 1 5 5 + 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए 18 + 20 30 36 और उसके बाद 37, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी ना, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यही वाला है, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 5, s के हिसाब से l ले लिया 0, तो m कितना होगा 0। सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम +½ ही लेते हैं पहले। कोई मैच कर रहा है 5 0 0 +½ यस, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए बेटा, ये डिस्कशन था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और क्वांटम नंबर्स का। अभी तक का डिस्कशन लगातार आप चल रहा है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। कभी लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करेगा, कभी उसके बीच की बात कर लेगा, जो भी हो आप इजीली डिस्ट्रीब्यूट करके उसको पहचान सकते हो किस इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। फॉर क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is 4s1 3d5, the number of electrons with L = 1 L = 2 R। देखो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही क्वेश्चन है। देखो बेटा, हम सब जानते हैं 1s2 2s2 2p6 है ना, यही है 3s2 3p6, फिर आपका आता है 4s1 3d5, ये आपका क्रोमियम आता है। यहाँ पे देखिए आर्गन को हमने सीधे इतने को हम सीधे आर्गन में समेट देते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद L = 1 एंड L = 2, L = 1 मतलब P और L = 2 मीन्स D, यानी P में कितने हैं और D में कितने हैं, तो P L = 1 और D L = 2। ये कौन है L = 0। अगर क्वेश्चन कभी L = 0 पे आ जाता, ये L = 0 है सब, ये L = सब 0 है। तो यहां पे क्वेश्चन है L = 1 L = 2 को दोनों को मिला के, तो L = 1 पे कितने आ रहे हैं जरा देखिए, ये 6 आ रहे हैं, ये 6 आ रहे हैं, तो 12 आ गया। और L = 2 पे जरा देखिए कितने आ रहे हैं, तो 2 पे तो 5 ही है भाई, तो ये आंसर होगा आपका 12 और 5। अगर वो 0 पे कह देता, L = 0 पे कितने आ रहे हैं, तो आप कह देते 2 2 4 6 और 1 7, 2 + 2 + 2 + 1 मीन्स 7। तो L = 0 पे क्वेश्चन आ जाता, तब आप ऐसे कैलकुलेट करते, 1 और 2 पे आया है
तो आप ऐसे कर लीजिए। कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसी तरह के लैंग्वेज पे, इसी तरह की चीज़ों पे, वो भी हमें देखना है। लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द लैंथेनाइड फाइंड इन प्लेस इन 4f ऑर्बिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। अब कोई इलेक्ट्रॉन यार अगर लास्ट में 4f ऑर्बिटल में होगा तो उसके लिए क्या करेक्ट होगा? तो सभी आप लोग जानते हो कि ये जो वैल्यू होती है इससे n निकालते हैं, और f यहां पे कितना होगा? f की वैल्यू तो l = 3 होगी ना बेटा। तो n 4 है और l आपका 3 है, तो m जो आएगा वो कहां से कहां तक आएगा? m जो आएगा वो -3 टू +3 तक आएगा मैक्सिमम। अब आप इसकी कैलकुलेशन देखिए कि m आपका n4 है ये ठीक है, l3 है, लेकिन m4 तो नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अगर n = 4 है तो l4 नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि l की वैल्यू n से कम होती है ना। अगर n = 4 है तो l = 3 हो सकता है, और m आपका +1 भी हो सकता है, क्योंकि वो यहीं कहीं बीच में तो आएगा। भैया क्या क्या होगा? -1 -2 -1 0 1 2 3, यही वैल्यूज तो आएंगी, तो ये +1 भी पॉसिबल है। ठीक, अब l = 2 होगा नहीं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि l f के लिए तो l = 3 होता है। इसका मतलब द बेस्ट ऑप्शन इज C। ये आपका फोर्थ ऑप्शन। देखिए आपने सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सारे क्वांटम नंबर्स बहुत अच्छे से वर्कआउट कर लिए हैं। तो बेटा हर DPP को आपने वर्कआउट किया, हर लेक्चर पे, हर चीज़ पर, हर टॉपिक पे एक बहुत अच्छा डिस्कशन हो चुका है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तैयार होना चाहिए। इतना पढ़ने के बाद भी अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आप ना कर पाओ तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा हैंग कर गया लगता है ये आपका क्वांटम नंबर्स। अगर यहाँ से ये हैंग कर चुका है तो हम क्या दोबारा खोलें? होम फाइल इंसर्ट पे जाएं, चलिए बेटा अभी मैं थोड़ा सा इसको टेक्निशियन को बुलाकर दूसरी DPP लगाता हूँ, उसको डिस्कस करता हूँ।